जय हिंद टू एवरीवन। जैसे कि आपने देखा था, हमने वोकैब सीरीज भी स्टार्ट कर दी। तो वोकैब का ही एक पार्ट होता है अपना क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में बच्चे सबसे इजी पार्ट जो है ना, वो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है। आपके आते 10 हैं, तो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट उसको 8 या 7 तो कर ही लेता है, ठीक ना। लेकिन फिर बाद में बात आती है कि सर नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है, तो इसी की वजह से हमने क्या करा है, एक सीरीज चालू करी है वोकैबुलरी के। तो वोकैबुलरी में ही हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 1 लेकर आए हैं। क्लियर है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं एनडीए 1 2024 अपडेटेड बिल्कुल आपके लिए। एनडीए 1 2024 के लिए है इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 1, ठीक है ना। अच्छा, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें कौन कौन सी इडियम्स हैं, एक क्वेश्चन के तरीके से लेके आया हूं, ठीक है ना। मतलब एक इडियम देन उसके 4 ऑप्शन, तो आप वहां पर देखना कि आप कितने सही कर पा रहे हो और कितने गलत, और मेक श्योर कि आप उसको नोट करते रहें, ठीक है ना। ऐसी वोकैबुलरी सीरीज आपकी आगे बढ़ती रहेगी और आपकी प्रैक्टिस सीरीज भी देखते रहना, ठीक है ना। आपका एडजेक्टिव स्टार्ट कर दिया मैंने, नाउन प्रोनाउन ये सब खत्म हो गया है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहला, इन हाई स्पिरिट्स, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आए जैसे आपको वहां पर मिलता है, ठीक है। चलिए भाई, इन हाई स्पिरिट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? इन बैड सिचुएशन, ड्रंक, चीयरफुल और सॉक्ड। बच्चे इन हाई स्पिरिट मतलब आपकी स्पिरिट बहुत हाई है, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा चीयरफुल हो, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो आपका इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या हो जाएगा, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब हो जाएगा चीयरफुल, ठीक है। चलिए इसको नोट करना बच्चे, आगे चलते हैं। इसको बच्चे इस तरीके से याद भी रख सकते हैं अपन, ठीक है ना। एक इमेज से अपन रिलेट भी कर सकते हैं इसको। क्लियर है? तो इन हाई स्पीड का मतलब क्या हो गया, चीयरफुल। तो लास्ट में जब अपना लास्ट ईडियम होगा, तो वापस से एक बार हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो चीयरफुल इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन शी केम टू नो दैट शी वुड रिसीव अ अवार्ड दैट इवनिंग शी वाज इन हाई स्पीड। जाहिर सी बात है, आपको अगर कोई चीज मिलती है, या फिर मान के चलो आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो और एनडी का रिजल्ट निकलता है और आपको पता चलता है कि हाँ एनडीए में आपका सिलेक्शन हो गया, बस आपके कुछ कदम दूर है, तो जाहिर सी बात है खड़गवासला पहुंचने तक आपकी जो स्पिरिट होगी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। क्लियर है? तो चीयरफुल टाइप का, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं, क्या है एट द 11th आवर। ये बच्चे इंपोर्टेंट ईडीएम है, एट द 11th आवर। अच्छा, कौन सा ऑप्शन होगा पिक करिए आप लोग, ठीक है ना। एट 11 ओ क्लॉक, सडनली, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट मिडनाइट। देखो पहली बात मैं आपको बता दूं, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस करने का सिंपल सा तरीका होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आया है आपका ईडीएम का, तो 90% बच्चे ये होता है कि जो क्वेश्चन है ना उसके रिलेटेड कोई भी आंसर नहीं होगा। मतलब ना ही यहाँ पर घंटे से रिलेटेड होगा, ना ही 11 से रिलेटेड होगा, ना ही 8 से रिलेटेड होगा। क्लियर है? तो आपका जो मीनिंग होता है ना, उसका हिडन मीनिंग देखना होता है अपन को कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखते हैं, तो एट 11 आवर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 11 से रिलेटेड भी कुछ नहीं होगा। सडनली मे बी ये बन सकता है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, और एट मिडनाइट। अगेन मिडनाइट का कोई सेंस नहीं बनता। इसका बच्चे वो आंसर होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट। मतलब जब लास्ट मोमेंट पे आप कोई भी चीज करते हो तो उसको बोला जाता है एट द 11th आवर। जैसे मान के चलो आपने प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर ली है और आपका बस रिवीजन करना बाकी रह गया, देन आपके रिवीजन के टाइम के लिए क्या बोला जाएगा, एट द 11th आवर। मतलब लास्ट मोमेंट पे अपन क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो इसको भी लिखना है, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब चीयरफुल, एट द 11th आवर का मतलब एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है ना। इसको याद करने का सिंपल तरीका बता देता हूं आपको। ये अगर आपकी वॉच है तो यहाँ पर 12 बजते हैं, फिर यहाँ पर ये 11, तो 11 के बाद आपका 12, मतलब लास्ट मोमेंट बचा है 12 बजने में। इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो इसको बच्चे आप इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो। आप ये अज्यूम करें कि ये एनडीए की ट्रेन है। आपको पता होगी कि एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए अलग से ट्रेन चलाई जाती है, और आप कुछ इस तरीके से जा रहे हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप इस तरीके से नहीं जाओगे, क्योंकि आप एक अपकमिंग ऑफिसर हैं, तो आपको हर एक चीज का पता रहता है। बट एक थोड़ा सा ले लेते हैं कि हाँ, जैसे मान के चलो आप इस तरीके से जा रहे हो, तो एट द 11th आवर हो जाएगा अगर आपने इसको नहीं कैच कर पाया तो, ठीक है ना। ये किसको दर्शा रहा है आपको, एट द 11th आवर को, ठीक। चलिए भाई इसके आगे चलते हैं। ये इसका आंसर है भाई, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। तो ये आप एग्जांपल इसके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है बच्चे फर्स्ट स्पीच। इसका मतलब सिंपल सा होता है बच्चे फर्स्ट स्पीच। इसको आप सिंपल तरीके से आप इस तरीके से रखें
मेड इन स्पीच को या फिर मैदान से रिलेट कर सकते हैं या फिर मैडम की स्पीच। अच्छा, इसको इस तरीके से रख लें, मेड इन स्पीच मतलब मैडम की स्पीच, तो मतलब पहले मैडम स्पीच देती थी, देन उसके बाद हम कुछ बोलते थे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट स्पीच। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है? क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना? आपका लॉन्ग स्पीच कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता, ब्रीफ स्पीच का मतलब कुछ। अच्छा, एक मीनिंग पूछता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीफ? ठीक है ना, ये वाला जो लिखा है ना, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीफ। कई बच्चे क्या है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट में करना कि इस ब्रीफ का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? चलिए, और कंफ्यूज ना वो मत होना। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर इसका और एक और वर्ड वो बिल्कुल एक जैसा लगता है। ठीक है ना? देखते हैं कि आप लोग कितना आंसर कर पाते हो इसका। तो इसका बच्चे क्या हो जाएगा, ये आप इससे रिलेट कर सकते हो, मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच। पहले ये सर वो स्पीच दे रहे हैं, देन ये बच्चे कुछ बोलेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से रिलेट करेंगे अपन। तो फर्स्ट स्पीच का आंसर हो जाएगा। अगला, टू पोर ओवर। टू पोर ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, गो थ्रू, गो डाउन, गो ऑफ और गो आउट। इसको बच्चे याद रखना पड़ेगा, ये बच्चे पूछा गया है आपके एनडीए में। ठीक है ना? क्लियर है? और ये अभी का नहीं है, बहुत पहले पूछा गया था और एक ही बार पूछा गया। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है, गो थ्रू। किसी से गो थ्रू मतलब किसी को देख लेना एक बार, मतलब चेक आउट कर लेना, तो उसके लिए यूज किया जाता है क्या, टू पोर ओवर। ठीक है ना? टू पोर ओवर का मतलब क्या हो गया, गो थ्रू होना, किसी चीज से गो थ्रू होना। ठीक है? चलिए भाई, इसका इमेज देख लो। क्लियर है? तो ये जैसे ऑफिस का वर्क रह गया, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि हाँ क्या वर्क रह गया है। ठीक है ना? तो गो थ्रू होना। तो सी पोर्ड ओवर द रिपोर्ट्स, लुक फॉर एरर्स, मतलब गलतियां देखने के लिए उसने क्या करा, उससे एक बार गो थ्रू हो गया, मतलब पोर ओवर हो गए। ठीक है? अगला देखो, कैच रेड हैंडेड। आई डोंट थिंक भाई कि ऐसा कोई होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना, इसको शायद हिंदी में यही बोला जाता है, रंगे हाथों पकड़ना। तो रंगे हाथों किसको पकड़ा जाता है, जो क्राइम करता है। क्लियर है? तो इनर रेड से वो यूनिफॉर्म, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। विथ ब्लड इन हैंड्स, बिल्कुल नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ये देखो एक ही आंसर आपको बहुत अच्छा सा, बहुत सीधा साधा आंसर दिखेगा, और वही उसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना? अगला देखो, आफ्टर रीडिंग द रूल्स, मतलब रूल्स को पढ़ने के बाद फिर क्या हो जाएगा, कैच रेड हैंड, वो रेड हैंडेड का तो कोई सेंस ही नहीं निकलता। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन। मतलब कोई भी आप क्राइम करते हो और उस टाइम पे अगर आपको पकड़ा जाता है तो उसको, उसके लिए क्या ईडीएम का यूज करेंगे अपन, कैच रेड हैंडेड। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत? इन हाई स्पीड का मतलब क्या है, वेरी गुड, चीयरफुल। ठीक है ना? एट 11th आवर का मतलब क्या है सर, एट द लास्ट मोमेंट। मतलब इस तरीके से अपन याद भी करते जाएंगे बीच बीच में। ठीक है? चलिए भाई, पोर्ड ओवर का मतलब क्या है सर, गो थ्रू होना किसी चीज से। इससे आप रिलेट कर सकते हो, कैच रेड हैंडेड। ठीक है ना? तो ये इसको मार, वो मतलब कांच तोड़ा और इसने इसको उस टाइम पे पकड़ लिया, तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, कैच रेड हैंडेड। क्लियर है? चलिए भाई, तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। अगला देखो, कूल एज अ कुकुम्बर। ये इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज्ड हो सकता है अगर उसने नहीं पढ़ा है इसको अच्छे से, तो इसके ऑप्शंस में ही इसका आंसर मिल जाएगा। कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर की तरह कूल होना। देखो पहली बात तो इनसे रिलेटेड कुछ होगा नहीं, कॉट कोल्ड बिल्कुल नहीं होगा, वॉज हैप्पी, वॉज स्केयर, और नॉट नर्वस और इमोशनल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे नॉट नर्वस और इमोशनल, मतलब पत्थर दिल जो होते हैं ना, उनके लिए यूज किया जाता है कूल एज अ कुकुम्बर। लेकिन कई बार बच्चे ये समझते हैं कि सर कूल का मतलब क्या होता है, बहुत ही नम्रता पूर्वक। ठीक है? नम्रता को क्या बोलते हैं, काइंड। ठीक ना? लेकिन इसका मतलब वो नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने बोला था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार पॉजिटिव सेंस निकालने के चक्कर में ये क्या कर देते हैं, वॉज हैप्पी। क्लियर है? तो हैप्पी से रिलेट कर देते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। मतलब कूल एज कुकुम्बर का सिंपल मतलब सर नॉट नर्वस। ठीक है ना? किसी चीज में नर्वसनेस ना होना, मतलब एक बार बोल दी कमिटमेंट जो कर दी वो कर दी तो कर दी। ठीक है ना? इस टाइप का थोड़ा। ठीक है? चलिए भाई, इसके लिए यूज कर सकते हैं अपन थोड़ा सा रूखा टाइप, है ना, नॉट नर्वस और इमोशनल। अगला देखो, अच्छा ये क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा है। द पॉलिटिशियन केप्ट कूल एज अ कुकुम्बर। ठीक है ना? थ्रू आउट द इंटरव्यू विद द एग्रेसिव जर्नलिस्ट। जाहिर सी बात है आपने कई बार ये चीज देखी होगी, अगर कोई भी इंटरव्यू उनका लेता है तो ये थोड़ा सा रूखड़पन दिखाते हैं। ठीक है ना? मतलब एटीट्यूड टाइप, जैसे कि सब कुछ इन्हीं का है। अब आगे कुछ बोलूंगा नहीं, अभी वैसे भी चुनाव का टाइम चल रहा है। ठीक है? चलिए भाई, देयर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ। ठीक है ना? पहले आप इस सेंटेंस को पढ़ो, हो सकता है कि इसका मीनिंग पहले निकल जाए आपके सामने। सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब क्या होगा, तो सॉफ्ट ऑप्शन पॉपुलर ओपिनियन,
पॉपुलर सॉल्यूशन, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, डिफिकल्ट चॉइस। देखो सॉफ्ट मतलब सॉफ्टी से रिलेटेड, ठीक है ना, तो पॉपुलर ओपिनियन बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉपुलर सॉल्यूशन से भी कुछ रिलेट नहीं आएगा। हाँ, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर सी है या फिर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन है। अब देखते हैं इसको रिलेट करते हैं, ठीक है ना। ये तो आपने लिख लिया, सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब क्या है, एग्रीएबल ऑप्शन या फिर इजी ऑप्शन। जैसे ये है, यहां से वहां जाना वो थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन ऊपर से नीचे आना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। जैसे यहाँ पर सीढ़ियां हैं, वहां पर क्या है, एलिवेटर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब क्या, आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे या फिर ये वाला चूज करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डिफेंस से हैं, तो फिर हम ये वाला चूज करेंगे, अपन को हार्ड चाहिए है ना, हार्ड ही, ठीक है ना। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इजी ऑप्शन। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। तो इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन। अगला, द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल आफ्टर द हैवी डाउनपोर ऑफ रेन, ठीक है ना। चलिए पढ़ो इस क्वेश्चन को और देन उसके ऑप्शंस को देखना। अब हो सकता है कि इसमें ऑप्शंस आपको समझ में ना आए, तो देखो एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे वो समझाते हैं। देखो यहां पे लिखा है कंप्लीट हल्ट। अच्छा, अब इसका तो मीनिंग बच्चे याद होना चाहिए कि हल्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा रोक देना, स्टॉप कर देना किसी चीज को, ठीक है ना। अच्छा, अब ये पता है आपको, ये ऑप्शन पढ़ना बाद में है, पहले आप इसको पढ़े। द ट्रैफिक केम टू स्टैंड स्टिल आफ्टर द हैवी डाउनपोर ऑफ रेन, मतलब बहुत तेज बारिश होने की वजह से ट्रैफिक क्या होगा, बिल्कुल स्टैंड स्टिल, मतलब बिल्कुल रुक गया। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्टॉप। समझ में आ गया, तो आपको नीचे जाना ही नहीं था। कंफ्यूज्ड, डिसऑर्डर कुछ नहीं है, डाइवर्जन कुछ नहीं है, ट्रैफिक का क्या डाइवर्जन कर देंगे, एक्सीडेंट स्पॉट, कोई इसका सेंस नहीं बनता। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हल्ट, या फिर सिंपल सा स्टॉप कर देना किसी चीज को। कोई भी दिक्कत, चलें आगे। चलिए भाई, इससे आप रिलेट कर सकते हो स्टैंड स्टिल और इंप्रूवमेंट, स्टॉपेज वाला है ना। तो कंप्लीट हल्ट का मतलब क्या होगा, द एक्सीडेंट ब्रॉट द वर्क टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है। चलिए अगला, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड वेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च, ठीक है ना। ये वाला अगर मैं कहूं, रिलेट करोगे आप, अगर आपने एक मूवी देखी हो शादी में जरूर आना, सत्तू और वो, आपको याद होगा, ठीक है ना, सत्तू वाला रिलेशन जो था, ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या करा था, तो सत्तू को बीच में ही छोड़ के चले गए थे, है ना वो मैडम जी। तो बच्चे उसी के लिए यूज किया जाता है लेफ्ट मी इन द लर्च, मतलब जब जरूरत थी हमें, जब हमें आपकी जरूरत थी और उसी टाइम आप किसी को छोड़ के चले जाओ, तो उसी का यूज करते हैं मीडियम के लिए, क्या, लेफ्ट मी इन द लर्च। तो इसमें देखते हैं, वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, नहीं, हेल्प्ड मी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये बिल्कुल अपोजिट है। अबंडन, अबंडन का मतलब हो जाता है बच्चे लीव करना। मी व्हेन आई नीडेड यू, जाहिर सी बात है, जब हमें जरूरत थी हेल्प की, तब आप अपने आप को मोड़ लेते हो किसी के सामने से, मतलब अनसुना कर देते हो, या फिर आप किसी की मदद ना करते हो जब उसको जरूरत होती है। या फिर सिंपल सा, जब हमें आपकी जरूरत थी और उस टाइम पे आप किसी, कहीं और चले गए, ठीक है ना, कहीं और। चलिए भाई, चले आगे। तो लेफ्ट मी इन द लर्च का सिंपल सा मतलब होता है धोखेबाज। सिंपल सा मतलब क्या होता है, धोखेबाज, ठीक है। चलो भाई, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। वैसे इससे कुछ ज्यादा, देखो मेरे पास पिक्चर बहुत ऑप्शन था पिक्चर लगाने का, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचें इस चीज को, ठीक है। चलिए, ऐसा इसलिए, जैसे मान के चलो ये वर्क के लिए जाती है तो बच्ची अकेली रह जाती है, इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। और बाकी रिलेट करने के लिए तो काफी चीजें हैं। अबंडन व्हेन, वो मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब मैं हेल्प की जरूरत थी, जब आप ना करें किसी की हेल्प, तो उसके लिए क्या किया जाता है, लेफ्ट इन दी लर्च। अगला, डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। अच्छा, ये सेंटेंस पढ़ेंगे देन आपके पास जो ऑप्शन है ना वो तुरंत आ जाएगा कि ये लीजिए भाई, आंसर ये रहा आपके पास, परोस दिया गया है। डू नॉट fight with your friend in public, do not follow your friend in public, do not make a mention of your friend in public, और do not criticize। go down को सिंपल से याद कर सकते हैं अपन, किसी को डाउन नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है ना, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कहां पर, पब्लिक में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो रन डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है ना, टू क्रिटिसाइज समवन। अच्छा, क्रिटिसाइज की जगह पर यहां पर बच्चे और भी वर्ड्स आ सकते हैं,
जैसे कि कास्टिगेट, क्लियर है। और आ सकता है बच्चे आपका डिनाउंस, क्या आ सकता है, डिनाउंस। तो ये वर्ड्स भी आपके क्या हैं, इसी के सिनोनिम्स हैं। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है कि क्रिटिसाइज मिल जाए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि इसके लिए क्रिटिसाइज वाला वर्ड ही बना है, ठीक है ना। तो बस आपको सिनोनिम्स उनके याद होने चाहिए। चलिए भाई, तो ये लो भाई, उसी से रिलेटेड आपकी पिक्चर हो, किसी को डाउन नहीं दिखाना चाहिए ना, तो उससे आप याद कर सकते हो इसे। तो टू क्रिटिसाइज समवन। अगला, अ क्लोज शेव, a close shave, to share one's brand, very risky, narrow escape from danger, to be happy। आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, किक, मौत को टक से वापस आ सकते हैं ना, मौत को छूकर टक से वापस आ सकते हैं, ये वाला एक डायलॉग है ना। तो टक से वापस आना मतलब अ क्लोज शेव, मतलब किसी भी डेंजर से टक से वापस आ जाओ, ठीक है ना। तो नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, तो कई बार कई मूवीज अपने लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाती हैं याद करने के लिए चीजों को, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, अक्लोज शेप का मतलब बिल्कुल जैसा डेंजर था उससे बिल्कुल पहले ही आ जाना, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत अच्छा पिक्चर लगाया मैंने, ये देखो, ये जो जानवर है और ये देखो टाइगर, क्लियर, बिल्कुल थोड़ा सा बचा, नहीं तो जाहिर सी बात है फिर तो इसको डकारी माननी थी और कुछ नहीं, क्लियर। तो नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। अगला, एड फ्यूल टू द फायर। देखो ये चीजें गांव में आपको बहुत देखने को मिलेंगी, जैसे एक यूज किया जाता है एक वर्ड, घी में आग, वो आग में घी डालना, ठीक है ना। मैं तो घी में आग डलवा रहा हूँ, आग में घी डालना मतलब कोई भी सिचुएशन पहले से खराब है और उसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी दे दो उल्टी सीधी, और वो जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो इसी को बोलते हैं बच्चे एड फ्यूल टू द फायर। तो यहाँ पर टू मेक मैटर्स ब्राइट नहीं, टू कॉज एडिशनल एंगर नो, टू ब्रिंग मैटर्स टू अ कंक्लूजन और टू स्टार्ट अ रिवोल्ट। ये तो बच्चे टू एड फ्यूल टू द फायर मोस्ट एप्रोप्रिएट देखना पड़ेगा। टू कॉज एडिशनल एंगर, टू ब्रिंग मैटर्स टू अ कंक्लूजन बिल्कुल नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये दो तो हो ही नहीं सकते। टू स्टार्ट अ रिवोल्ट, रिवोल्ट का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। टू कॉज एडिशनल एंगर मतलब कुछ एडिशनल चीज आप ऐसे डाल दो जिससे और ज्यादा भड़काई जा सके कोई भी चीज, ठीक है ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है। देखो परफेक्ट इसका ऑप्शन नहीं मिला अपन को कि आग में ढील वो घी डालने वाला, परफेक्ट ऑप्शन नहीं मिला, बट उसी से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलते हैं नियर अबाउट बिल्कुल सेम, बट आपको क्या करना होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट उसका आंसर देखना होता है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू कॉज एडिशनल एंगर। चलिए आगे देखते हैं, ये देख लीजिए, क्लियर है, वाह क्या बात है अंकल जी, इतना ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं कि चांद के बाल सुनना उड़ रहे हैं। चलो भाई, टू कॉज एडिशनल एंगर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला, हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव। चलिए इसमें हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। देखो, इन क्लोज रिलेशनशिप, नॉन कोऑपरेटिव, क्रिटिकल, ऑन बैड टर्म्स। देखो पता है, अगर मैं चाहूं तो इस इनका जो ये ईडीएम है ना, इनके ऑप्शंस के साथ खेल सकता हूं, ठीक है ना। आपको जब मैं टेस्ट पेपर दूंगा इसका, तब उसमें मैं आपको इसी वाले ईडीएम का थोड़ा सा ऐसे ऑप्शन दूंगा जिसमें आप थोड़ा सा उलझ जाओगे, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, इसका आंसर क्या होगा, इन क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है ना। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है, इन क्लोज रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है वो। तो इनका कोई भी वो चीज नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हैंड इन ग्लव का मतलब क्या हो जाएगा, इन क्लोज रिलेशनशिप। याद करने का सिंपल सा तरीका ये देख सकते हैं, क्लियर है, बस देखना ही है और कुछ नहीं। अगला देख लो, ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके चलो भाई, एक सेकंड आपने एक चीज नजर डाली होगी, द टीचर एंड द प्रिंसिपल वर्क हैंड इन ग्लव, ठीक है ना। ओके, आगे कुछ बोलना नहीं है, सब चीजें आपके माइंड में पैसे चलती हैं। अगला, टू लूज, टू लॉस ग्राउंड, टू लॉस ग्राउंड। ग्राउंड का देखो सिंपल सा मतलब है, एक आपने ईडियम सुना होगा, इन दी लाइमलाइट, ठीक है ना, मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, ठीक है ना, मतलब कई सारे लोग आपके आसपास खड़े हैं और आपके ऊपर लाइट डाली जा रही है, तो उसको बोलते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। उसी का जस्ट उल्टा है क्या, टू लॉस ग्राउंड, मतलब अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको नीचे कर देना या फिर उसकी अपनी पॉपुलैरिटी को लूज कर देना। तो देखते हैं कौन सा है, तो जाहिर सी बात है पहली ऑप्शन होगा, टू बिकम लेस, नहीं पावरफुल ही, तो टू बिकम लेस पॉपुलर, ठीक है, समझ में आ गया। तो टू बिकम लेस पॉपुलर,
मतलब अपन पॉपुलैरिटी जो आपकी है वो कम हो जाना, तो इसी के लिए यूज करते हैं टू लॉस ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से मतलब यहां पर है पब्लिक, ठीक है ना। तो पब्लिक को लॉस कर देना, इसका मतलब आप अपनी पॉपुलैरिटी को लॉस कर रहे हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो आप इससे समझ सकते हैं। अब देखो ये मैंने क्यों डाला, मेरे को और कोई पिक्चर मिली नहीं, बट ये है कि जैसे मान के चलो ये जो काम होता है, अब धीरे धीरे ये चीजें आप अपन जाते नहीं उनके इतनी डीपली नहीं जाते कि ये कर कौन रहा है। जैसे अपन को वो चीज चाहिए होती है वो अपन ले तो लेते हैं, लेकिन पहले के जमाने में बच्चे इनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, बट आजकल इतना वो तवज्जो इनको नहीं दी जा रही है, ठीक है ना। और लोग आजकल ये मिट्टी वाली चीजें ले भी नहीं रहे, ठीक है। तो टू बिकम लेस पॉपुलर, इस तरीके से इसको डाला था मैंने, ठीक है। कोई ऑफेंड करने का कुछ वो नहीं था। अगला, द टू फेमस राइटर्स क्रॉस्ड स्वॉर्ड। ये तो बच्चे ऐसे तलवारें जो होती है ना इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हमेशा डिसएग्री होना है एक दूसरे से। क्लियर है? तो डिसएग्रीड इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तो ज्यादा पढ़ना भी नहीं था। कई इडियम्स तो आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे कहेंगे कि आ जाओ 4 नंबर ले लो, ऐसे कहेंगे इडियम्स। और कई इडियम्स ऐसे कहेंगे, मतलब दो डायरेक्शन दिखाएंगे कि हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब तेरे ऊपर है भाई, तू 4 नंबर लेना चाहता है फिर 5.25 नंबर खोना चाहता है। क्लियर है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉमन सेंस लगाकर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे देन आपके पास आ जाएगा। तो एक इस साइड को जाना चाहता है और एक नीचे, ठीक है। तो डिसएग्री होना किसी से। अच्छा, अगला, टू स्पीक वंस माइंड, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, टू थिंक अलाउड, कंफ्यूज, टू एक्सप्रेस वंस थॉट। जाहिर सी बात है टू स्पीक वंस माइंड मतलब आप किसी के दिमाग से बोल रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप उसके फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर रहे हो। क्लियर है? तो उसके थॉट्स को क्या कर रहे हो? आप एक्सप्रेस कर रहे हो। ये तो बहुत इजी था। चलो भाई आगे देखा थे। ओके, ये आप समझ सकते हैं कितनी डीपली ये वो मैंने पिक्चर लगाई है। टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स। ओके, अगला देखो, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर, इसमें आप लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाओगे अगर थोड़ा सा पता होगा तो। अगर नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। तो वियर एंड टीयर का मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है डैमेज करना किसी चीज को, किसी चीज को अबॉलिश कर देना, बैनिश कर देना, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? वियर एंड टीयर का मतलब क्या है? डैमेज कर देना, ठीक है। देखते हैं इसका पिक्चर मैंने सही लगा दी उसकी, इससे रिलेट आप कर सकते हो, ठीक है ना, वियर एंड टीयर को, ठीक है। तो आप इससे उसको रिलेट कर सकते हो। अगला, hand had gone down the drain, had gone down the drain, we lost forever, dropped in the drain, got washed away, her money was safe। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये होगा नहीं, ड्रेन से रिलेटेड अब कुछ होगा नहीं, तो गॉट वॉश्ड अवे होगा या फिर वॉज लॉस्ट फॉर एवर। तो जाहिर सी बात है हमेशा के लिए कोई चीज अगर आप खोते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है हैड गोन द ड्रेन, ठीक है ना। हैड गोन द ड्रेन का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए अगर आप कोई चीज खो देते हो, वॉज लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है ना। चलिए, तो भाई कितनी मतलब दुख भरी कहानी है इस मोबाइल के साथ, और ऐसी कहानी कई लोगों की आप में से, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी गिर जाता है मोबाइल, अरे भाई बड़ी दुख तकलीफ हो जाती है ना। अगर मैं जेठालाल के हिसाब से कोई तकलीफ हो जाती, तकलीफ। चलो भाई, वॉज लॉस्ट फॉर एवर। अगला, स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब अपने हर एक नसों को अपने स्ट्रेन देना, मतलब प्रेशर झलवाने की कोशिश करना। तो जाहिर सी बात है आप कब कर सकते हो? ये जब आप हार्ड वर्क करते हो, ठीक है ना। जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आपकी हर एक नस बोल पड़ती है कि भाई बस कर अब, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो नर्व से रिलेट कर सकते हो, आपकी नसें बोल रही हैं कि भाई बंद कर दे अब, बहुत मेहनत कर ली। तो आप किससे रिलेट करेंगे? नर्व से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। अच्छा, हार्ड वर्किंग के जो आपके सिनोनिम्स हैं मैंने ये कराए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, आप लोग सिनोनियम्स बोलते हो, कोई एंटोनियम बोलता है, वो तो बोलने का तरीका है। सिनोनिम्स जो इसके हैं, 2 सिनोनिम लिखने हैं आपको, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ तक वो क्या नाम वीडियो देखी है, पहली बात तो यहाँ तक वीडियो देखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आजकल क्या है ना, वो जमाना नहीं आ गया शॉर्ट्स वाला, तो भाई स्क्रॉल करना है तुरंत ही कि नहीं, मुझे तो हर एक मिनट में मुझे नया कंटेंट चाहिए। अगर हर एक मिनट में नया कंटेंट चाहिए ना, तो टिकटॉक भी बहुत अच्छा चला था। क्लियर है? तो वो जो हर एक वो 1 मिनट में नया कंटेंट ढूंढते हैं ना, उनकी कुछ ज्यादा लाइफ होती नहीं है। समझ में आ गया? तो अगर आपको चाहते हो कि हाँ एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना है, तो आप स्टार्ट कर दो। एक ऑफिसर बनना है तो
अगर एक नॉर्मल इंसान बनना है तो बच्चे स्क्रॉल करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगला, टू मेक बोथ एंड्स मीट, to make both ends meet, to lead a lavish life, to live within one's income, to live a miserly life, to lead an active life। इसका मतलब होता है दूसरों के सहारे आप जीते हो ना, दूसरों के सहारे अगर आप जीते हो, ठीक है ना, दूसरी चीजों के सहारे अगर आप जीते हो तो बच्चे उसके लिए यूज किया जाता है टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो जैसे होता है लेविश लाइफ तो होगी नहीं, और टू लिव अ माइजरली मतलब आप कंजूसी से लाइफ नहीं जी सकते उसमें। टू लीड एन एक्टिव लाइफ, एक्टिव लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। टू लिव विद इन वंस इनकम, किसी की इनकम से अगर आप वो क्या नाम जीते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है टू मेक बोथ एंड्स मीट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए भाई, इससे आप रिलेट कर सकते हो। ये वाली मूवी आई थिंक देखी होगी, क्योंकि बहुत सारी मूवी ऐसी होती है जो इलॉजिकल होती हैं, बट आप देख लेते हो। लॉजिकल मूवी देखी कि नहीं बता देना, ठीक है ना। चलिए, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, या फिर बच्चे डोर की जगह पर यहाँ पर विंडो भी आ सकता है, ठीक है ना। सॉरी कटना नहीं है, डोर आ सकता है या फिर विंडो भी आ सकता है, ठीक है ना। तो टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर या फिर विंडो, इसका मतलब हो जाता है बच्चे भूखमरी हो या फिर गरीबी हो उससे दूर चले जाना, ठीक है ना। भूखमरी या फिर गरीबी से दूर जाना, तो एस्केप स्टारवेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टारवेशन? भूखमरी। क्लियर? ये तो आपको पता ही होगा। चलिए भाई, हाँ अभी तक जो आपने पढ़ा, ठीक है ना, और इसमें दो कैटेगरी हो गई होगी बच्चों की। एक तो हमारे भाई होनहार बच्चे, सम एस्पिरेंट्स भी लाइक मुझे जाने तो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। क्लियर है? कुछ ऐसे भी बच्चे हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं भाई, आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास सम एस्पिरेंट्स भी लाइक अपनी भगवान है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्लास कैसी लगी। हाँ, अगर क्लास अगर अच्छी लगती है तो ही आपको लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना है। अगर लाइक नहीं करना है, वो अगर क्लास अच्छी नहीं लगी है तो आप लाइक मत करना, आप अनलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। उससे हमें ही पता चल जाता है कि हाँ कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है, कितने बच्चों को बुरा लग रहा है, लेकिन करना जरूर, चाहे लाइक या फिर अनलाइक, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, ठीक है ना। आई होप नहीं, गारंटी से कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करते हो जो मैंने स्टार्ट करी है वोकैब सीरीज, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।